नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज कई दिनों के बाद मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होने के लिए तत्पर हूँ। आज मैं आप सबसे वस्तुतः कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो संविधान को बहाना बना करके जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, उस पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है संविधान का बहाना लेकर जनता को भ्रमित करती कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। क्या ये अपने आप में विचारणीय विषय नहीं है कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य करना शुरू कर दिया था। भारतीय संविधान के प्राविधानों को उलटना शुरू कर दिया था। और गजब की बात है कि ऐसी पार्टी जनता के बीच ये दुहाई देती फिरती है कि हम संविधान की रक्षा के लिए हैं। संविधान के मूल स्ट्रक्चर, संविधान की प्रस्तावना के साथ ही जिसने दुराचार कर दिया, जब कि आपातकाल लागू था और संसद का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही का परिचय देते हुए न केवल लोकसभा का यानी संसद का कार्यकाल बढ़ाने का कार्य कर दिया, बल्कि संविधान की मूल प्रस्तावना, जिस पर कि संविधान के निर्माताओं ने यह नियत किया था कि यह संविधान की आत्मा है, जिसमें कि परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं किया जा सकेगा। स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही दृष्टिकोण प्रकट किया था कि संविधान की प्रस्तावना इस संविधान की आत्मा है, इस देश का मूल प्राबंधिक आदर्श है, जिसके साये में ही हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था फूलती फलती रहेगी। उसको तार तार कर देने का कार्य कांग्रेस और उसकी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में कर दिया। फिर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और
इस कांग्रेस पार्टी के वे तथाकथित सभी सहयोगी दल जो संविधान का मखौल उड़ाते हैं, संविधान के स्वरूप को ही अनदेखा करते हैं, संविधान के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर जनता के बीच संविधान के रक्षक होने की दुहाई देते फिरते। आदरणीय नेहरू जी जब अंतरिम प्रधानमंत्री थे, मात्र संविधान लागू भर हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1951 में ही उन्होंने संविधान में नागरिकों के अधिकारों का खंडन करना शुरू कर दिया था। जब तक लोकसभा का संगठन नहीं हुआ है, वे अंतरिम प्रधानमंत्री थे। केवल संविधान सभा जनता की नुमाइंदगी की औपचारिकता निभा रही थी। मूलाधिकारों में परिवर्तन करने और मूलाधिकारों को स्थगित करने जैसी कुचेष्टा नेहरू जी ने आखिर क्यों किया था? सीधी सी बात थी, उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री का पद चाहिए था। संविधान और उसके स्वरूप से कुछ भी लेना देना नेहरू जी को नहीं था, अन्यथा वे कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे संविधान और उसका मूल स्वरूप किसी भी रूप में दुष्प्रभावित हो। लेकिन उन्होंने तो मनमानी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अंतरिम प्रधानमंत्री जो हो गए थे, कभी भी यह नहीं चाहते थे कि संविधान अपने मूल स्वरूप में देश में लागू हो, अन्यथा वे इस देश में संविधान निर्माताओं की आकांक्षा का पूरा आदर करते। समान आचार संहिता को सबसे पहले संसद गठित होने के उपरांत पारित कराने का कार्य करते, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया और वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया। हिंदू कोड बिल ला करके हिंदुओं को तो उनके सामाजिक जीवन की व्यवस्था के अंतर्गत मर्यादित करने का आचरण किया, लेकिन इस देश में रह रहे मुसलमानों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की दृष्टि से वक्फ बोर्ड गठित करके उनको स्वेच्छाचारी बनने, संविधान की उपेक्षा करने, संविधान की मर्यादा न मानने की दृष्टि से नए नए अधिकार, नए नए अवसर प्रदान करना शुरू कर दिया। इसे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा। वस्तुतः नेहरू और उसके बाद के आने वाली
जितनी भी कांग्रेस सरकारें हुई उन सब ने संविधान का मखौल उड़ाया, संविधान का कभी भी सम्मान नहीं किया और स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देते रहे, लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा करते रहे। यदि ऐसा नहीं होता तो आज जिस तरह से बात बात पर कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जैसे लोग सरकार से बेमतलब का एजिटेशन, द्वंद्व खड़ा करने का कार्य करते हैं, वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसी समय स्वतंत्रता के प्रारंभ से ही बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग गठित करने का कार्य करते और उसको लोकतांत्रिक ढंग से सुव्यवस्थित करने का कार्य करते। जब तक कांग्रेस का वर्चस्व हमारे देश में रहा, सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी इच्छा से की जाती रही। अनेकों आयोग, अनेकों समितियां प्रधानमंत्री अपने मनमाने ढंग से गठित किया करते थे, लेकिन आज जब उसमें सबकी सहमति ली जाती है तो उन्हें उसमें तानाशाही दिखती है। निर्वाचन आयोग, जिसको कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को संस्थापित करने, देश में आम चुनाव को ढंग से संपन्न कराने, विधानसभाओं के चुनाव व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी है, उसको जब टीएम शेषन कांग्रेस की ही सरकार से भिड़ने लगे, जो कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे, और उसके लिए नियम बनाने लगे, उसके लिए राजनीतिक दलों को, यद्यपि वे राजीव गांधी जी के परम मित्र थे और 1991 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ था तो उन्होंने राजीव गांधी की नृशंस हत्या होने के समय चुनाव प्रक्रिया को ही स्थगित करने का कार्य किया था, केवल कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए। जबकि जब कोई भी प्रत्याशी जो कि लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी से खड़ा किया गया है, यदि उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो केवल उस क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया जाना चाहिए था और उस क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया जाता रहा है। तो राजीव गांधी के मामले में यह नियम भंग क्यों किया गया था? वे भी तो चुनाव में एक प्रत्याशी थे, ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन ऐसे तो
अनेकों प्रत्याशी जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही दिवंगत हुए हैं, तो फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया को कुछ समय के लिए, 3 सप्ताह के लिए, 4 सप्ताह के लिए स्थगित करने का कार्य क्यों नहीं किया जाता रहा? केवल राजीव गांधी के लिए ऐसा क्यों किया गया था, जबकि उस समय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और राष्ट्रपति महोदय नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के पक्षधर थे। लेकिन टीएन शेषन ने अपने अधिकार से आगे जाते हुए, नियम को भंग करते हुए, कांग्रेस को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, जिससे कि उसके कारण से कांग्रेस पार्टी को जनता की सहानुभूति मिल सके, इस तरह से चुनाव प्रक्रिया को ही स्थगित करने का कार्य कर दिया था। मूलाधिकारों को स्थगित करने का कार्य, उसके तमाम प्राविधानों को रोक देने का कार्य इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ये सब बातें ये स्पष्ट करती हैं कि कांग्रेस अपने को संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से ऊपर समझ करके अपने को विशेषाधिकार प्राप्त पार्टी समझती रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा उपेक्षा और उसका उल्लंघन करने का कार्य करती रही है। के द्वारा बनी सरकार ने सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित करने का कार्य किया है, उतना कभी भी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, बल्कि वे तो आरक्षण के प्रावधानों को अपने वोट बैंक की दृष्टि से मनमाने ढंग से लागू करते रहे। अन्यथा संविधान निर्माताओं की यह जो आकांक्षा थी कि मात्र 10 वर्ष के लिए आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया जाएगा और 10 वर्ष में जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, वो सबके समकक्ष आकर के राष्ट्र की मुख्य धारा में एक समान हो जाएंगे और फिर ऐसे प्रावधानों की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसको कांग्रेस की सरकारों ने छिन्न भिन्न करने का कार्य किया। अंतिम पायदान तक कभी भी आरक्षण की सुविधाओं को पहुंचने ही नहीं दिया और अपने लाभ के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए इसका दुरुपयोग मात्र करते रहे। फिर किस मुंह से राहुल गांधी और आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वे आरक्षण को खत्म करने का, मोदी सरकार पर आरोप लगाने का कार्य कैसे कर सकते हैं, किस हैसियत से कर सकते हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने उसके प्रावधानों को बहुत ही उपयुक्त रूप में और उस अंतिम पायदान तक पहुंचाने की दृष्टि से लागू करने का कार्य किया है। हाँ, अभी आरक्षण में कुछ और प्रावधान ठीक करने की जरूरत है,
वे प्राविधान ये हैं कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जिन परिवारों को मिल चुका है, जिन समूहों को मिल चुका है और जिन्हें आज तक नहीं मिला है, वे केवल उसकी राह जो हो रहे हैं, बाट जो हो रहे हैं कि हम तक भी आरक्षण का लाभ पहुंचे। पहले उन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और वे सारे प्राविधान आरक्षण से परिवर्तित किए जाने चाहिए, जिसके की आधार पर जो लोग आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करके और क्रीमी लेयर से ऊपर पहुंच गए हैं, एरिस्टोक्रेट बन चुके हैं, संभ्रांतता के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं और जाति के आधार पर उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निरुद्ध किया जाए, ऐसे लोगों को आरक्षण से मिलने वाले लाभों से अलग किया जाना आवश्यक हो गया है। अन्यथा कभी भी आरक्षण इस देश से समाप्त नहीं हो पाएगा और समाज में भेदभाव आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पनपता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप सब इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करने का कार्य करें। जय